नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है प्राइवेसी, जिसे लिखा है अनजान ने। बड़ी प्यारी सी कहानी है। हम अनजान जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी प्यारी कहानी हमें पढ़ने के लिए दी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कविता गुमसुम सी खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की ओर देख रही थी। पिछले महीने ही उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। तब से वो बहुत उदास रहने लगी थी, क्योंकि इस दुनिया में उसके पिताजी ही थे जो उसके बारे में सोचते थे। उसकी माँ विमला जी तो हमेशा अपनी छोटी बेटी आशा के बारे में ही सोचती रहती थी। कविता की छोटी बहन आशा थोड़ी मंदबुद्धि थी, इसलिए विमला जी उस पर शुरुआत से ही ज्यादा ध्यान देती थी। उसे जरूरत भी थी ज्यादा ध्यान दिए जाने की। कविता को इस बात से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब तो उसकी माँ आशा के सामने अपनी बड़ी बेटी को कुछ समझती नहीं थी। जैसे वह हमेशा उसे नजरअंदाज किया करती, उसकी सुख सुविधाओं के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। उसके पिताजी की मृत्यु ऑफिस में काम करने के दौरान हो गई थी, और अब उनकी जगह किसी और को नौकरी मिलने वाली थी। तो विमला जी ने कविता के पति मनीष के सामने प्रस्ताव रखा कि वह वही नौकरी कर ले और पूरे परिवार को संभाल भी ले। कविता और मनीष अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए थे। कविता अपने मायके से 5 घंटे की दूरी पर रहते थी। कविता के सास ससुर एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे, इसलिए दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। कविता की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन कविता अभी तक मां नहीं बन पाई थी। जांच करवाने पर पता चला कि कविता मां बनने में समर्थ नहीं है। दोनों पति पत्नी कुछ दिनों तक तो बहुत दुखी रहे। फिर उन्होंने सोचा कि अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले सकते हैं। इसी बीच कविता के पिता का स्वर्गवास हो गया। अब कविता की माँ विमला जी का सोचना था कि उनके पति की नौकरी मनीष कर ले, तो बेटी और दामाद उनके घर पे ही आकर रहने लगेंगे तो कैसा रहे। वैसे तो कविता और मनीष अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग थे। अपनी माँ की तरफ कविता का पूरा ध्यान था, लेकिन अपनी गृहस्थी को छोड़कर माँ के घर पर रहने का फैसला लेना भी इतना आसान था क्या? घर जमाई बनने के लिए मनीष भी तैयार नहीं था, इसलिए वे लोग सोच विचार करने के लिए कुछ समय ले रहे थे। एक दिन कविता अपनी माँ को बिना बताए ही घर पहुंच गई। अचानक से पहुंची थी तो उसने देखा कि विमला जी आंगन में बैठकर फोन पर किसी से बातें करते हुए कहने लगी थी, अरे मेरा दामाद मनीष तो बहुत लालची है। देखना, नौकरी के लालच में जरूर यहाँ पर आ जाएगा और घर जमाई बनने के लिए भी तैयार हो जाएगा। कविता को भी तो मेरी धन संपत्ति का लालच होगा ही। ऐसा सुनहरा अवसर छोड़ने वाले तो है नहीं। अगर मेरे पति जीवित रहते तो इन लोगों को सिर पर चढ़ाना ही नहीं पड़ता, लेकिन अब तो मेरी मजबूरी भी है। वैसे हमारा खर्चा तो चल जाता है, घर में मेरे पास में इतना पैसा है, लेकिन घर में एक मर्द भी तो होना चाहिए ना, सारे भारी काम करने के लिए। और कविता यहाँ पर रहेगी तो वो घर के अंदर का सारा काम संभाल लेगी। फिर मैं आराम से रह पाऊंगी और मेरी बेटी भी आराम से रहेगी। और आगे मेरी बेटी आशा के भविष्य की चिंता भी मुझे नहीं रहेगी। दौलत के लालच में ये लोग आशा की देखभाल भी अच्छे से कर लेंगे। मैं तो अपनी वसीयत में लिख कर ही जाऊंगी कि सारी संपत्ति मेरी बेटी आशा के नाम पर ही रहेगी, और दामाद भी जो कमाएगा वो यहीं पर तो खर्च करेगा, क्योंकि ये नौकरी उसकी खुद की तो होगी नहीं। अब मेरे पति की नौकरी वह करेगा और सारी तनख्वाह मेरे हाथ में तो लाकर उसे रखनी पड़ेगी ना। कविता ने यह सब सुना तो सन्न रह गई। हैरानी में सोचने लगी कि क्या यहाँ आने के बाद उसका खुद का कोई भविष्य नहीं रहेगा। अगर सारी सैलरी माँ खुद ले लेगी, खुद रख लेगी, तो हम दोनों अपने भविष्य के लिए क्या बचा पाएंगे। साथ ही वह माँ की ये सोच सुनकर और भी हैरान थी कि माँ उसे दौलत का लालची समझती है, मनीष को भी लालची समझती है और घर जवाई बनने के लिए तैयार भी समझती है। वो फिर अंदर गई ही नहीं। न उसने दरवाजा बजाया और न ही वह अंदर गई। वो उल्टे पैर वापस लौट गई। उसने माँ से मिलना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसने तो देख लिया था कि उसकी माँ को उसके प्यार की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने धन दौलत के वो अभिमान में है और अपनी बेटी और दामाद का केवल इस्तेमाल करना चाहती है। उसने घर आकर सारी बातें मनीष को बताई तो मनीष को बड़ा दुख हुआ, हैरानी भी हुई। कहने लगा,
मैं तो तुम्हारी माँ की मदद करना चाहता था। मुझे कोई ससुर जी की नौकरी का लालच नहीं है और ना ही तुम्हारी माँ की धन संपत्ति का। अगर उन्हें ऐसा ही लगता है कि हम उनकी धन संपत्ति या जायदाद के लालच में उनकी परवाह कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी दौलत जिसे देनी है दे दे। उनकी दौलत उन्हें मुबारक। और रही बात आशा की जिम्मेदारी की, तो जिसे भी उठानी उठा ले। मुझे ना तो धन दौलत का उनकी लालच है और ना ही मुझे उनकी किसी तरह की जिम्मेदारी उठाकर लालची कहलाए जाना पसंद है। इस तरह बदनाम होकर मैं कोई काम नहीं करने वाला हूँ। देखो कविता, अपने लिए पर्याप्त कमाई मैं कर लेता हूँ और अपने भविष्य के लिए भी मैं थोड़ी बहुत बचत कर ही लेता हूँ। कल को हम बच्चा गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं, हम उसके भविष्य के लिए क्या कर पाएंगे? वैसे ही तुम्हारी माँ मेरी सारी कमाई अगर खुद ले लेने वाली है और उनकी तरफ से भी हमें कोई मदद नहीं मिलने वाली है, तो क्या हम अपनी जिंदगी उनके मंदबुद्धि बेटी के लिए न्यौछावर करने के लिए वहां जाकर रहे? कविता को अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। उसका मन भी बहुत खराब हो चुका था। उसे भी अपने पति की बात ही ठीक लग रही थी। वैसे तो शुरुआत से ही माँ का व्यवहार ऐसा ही था कविता के प्रति। थोड़ी मतलबी या स्वार्थी उसकी माँ थी ही सही, यह उसे कई बार महसूस हुआ था। लेकिन वह सोचती थी कि उसकी छोटी बहन को माँ के प्यार की ज्यादा जरूरत है, इसलिए माँ उसे ज्यादा प्यार करती है। तो कोई बात नहीं। लेकिन आज जिस तरह बड़ी बेटी का फायदा उठाने की कोशिश माँ कर रही थी, ये बात कविता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। आखिर उसमें भी आत्मसम्मान था। यूं एक हफ्ता गुजर गया। एक दिन विमला जी का फोन आया। कहने लगी, कविता बेटी, तुम दोनों ने क्या सोचा है? तुम लोग घर कब आ रहे हो? देखो, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। तुम ही घर की बड़ी बेटी हो। आखिर आशा तुम्हारी छोटी बहन है, भाई तो है नहीं तुम्हारा, और मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो तुम हम दोनों का अकेला तो नहीं छोड़ सकती हो ना। हाँ, अगर कोई नालायक बेटा भी होता तो भले ही हमें अकेले तुम छोड़ देती। तुम तो बड़ी जिम्मेदार हो बेटी। अगर बेटा होता और वो नालायक होता तो हो सकता है कि वो हम लोगों को अकेले छोड़ भी देता और हम बेसहारा रह जाते। मगर तुम तो बहुत जिम्मेदार हो बेटी। तुम कैसे हमें अकेली छोड़ सकती हो? इस तरह की बातें करके वह अपनी बेटी को भावुक कर देना चाहती थी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कविता पहले ही सब कुछ सुन चुकी थी कि उनके कविता और मनीष के बारे में क्या विचार है। कविता ने फिर भी अपने को संयत रखते हुए बोला, माँ, मैं मनीष से बात करूंगी, फिर ये आगे कुछ बता पाऊंगी। ये सुनकर उसकी माँ भड़क गई और बोली, तुम्हें बात करने के लिए और कितना समय चाहिए? सोचने के लिए और कितना समय चाहिए? मुझे तो लगा था कि तुम दोनों ने यहाँ आने का फैसला कर लिया होगा। देखो, जब से तुम्हारे पापा गुजरे हैं तब से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे आशा के साथ सोना पड़ता है। पहले तुम्हारे पापा उसके साथ सो जाते थे तो उसकी जरूरतों की भी देखभाल कर लेते थे। लेकिन अब मेरी नींद रोज आना खराब होती है। तुम यहाँ आ जाओगी तो मुझे भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। वैसे भी दामाद बाबू को यहाँ तुम्हारे पापा की नौकरी तो मिल ही रही है। फिर किस बात की चिंता है? ऊपर से तुम खुद जॉब तो करती नहीं हो और ना ही तुम्हारे ससुराल वाले कोई तुम्हारे आगे पीछे है। तो तुम मजे से दामाद जी के साथ आकर यहाँ मायके में रहो और रात को अपनी बहन के साथ सो जाया करना। तब मैं भी थोड़ा आराम से सो पाऊंगी। मुझे भी नींद की जरूरत है। तुम्हारा उसके प्रति भी कुछ फर्ज बनता है या नहीं? तुम अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह से मुंह नहीं मोड़ सकती। कविता हैरानी से बोली, ये तुम क्या कह रही हो माँ? चलो, एक बार को मान लेते हैं कि तुम्हारा साथ देने के लिए हम दोनों वहां आकर रहने भी लगे। लेकिन हमें रहने के लिए एक आदत कमरा तो चाहिए ना। आखिर हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? विमला जी गुस्सा हो गई, बोली, यहाँ पर हम इतने परेशान हैं और तुम्हें अपनी प्राइवेसी की पड़ी? देखो, मुझे तो बीपी की समस्या है। आशा मेरी नींद पूरी नहीं होने देती है, रात में भी उठती रहती है। तो उसे देखने के लिए भी कोई ना कोई तो चाहिए ही ना। इसीलिए तुम्हें उसके साथ सोना पड़ेगा और मैं अपने कमरे में सोऊंगी और दामाद जी हॉल में सो जाया करेंगे। वैसे भी तुम तो माँ बन नहीं सकती हो, तो अब अपने पति के साथ प्राइवेसी की क्या जरूरत है भला तुम्हें? तुम्हारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। क्या अभी तक तुम्हारा तुम्हारे पति से मन नहीं भरा, या तुम्हारा पति का तुमसे मन नहीं भरा? अरे, बांझ औरत से किस पति का मन लगा रहता है? तुम्हारे इन हालतों में भी तुम कैसी बेशर्मी भरी बातें कर रही हो? आज कविता को अपनी माँ की परेशानियां कम और माँ का स्वार्थ बहुत उभर कर ज्यादा दिखाई दे रहा था। वैसे तो उसने और मनीष ने मिलकर शुरुआत में माँ की मदद करने का मन बना भी लिया था।
लेकिन आज उनकी ये सारी बातें सुनकर कविता का मन इतना कसेला हो उठा कि बस, वे दोनों तो कहाँ माँ के बारे में सोच रहे थे, और माँ के विचार देखो कैसे हैं। माँ का भी तो फर्ज बनता था ना कि उन दोनों के बारे में भी कुछ सोचे। आज कविता को फैसला लेने में जरा सा भी समय नहीं लगा। उसने धीरे से कहा, देखो माँ, वैसे भी यहाँ पर मनीष का काम ठीक ठाक चल रहा है और जरूरत तुम्हें हमारी थी। फिर भी तुम रिश्तेदारों को ये कह रही थी कि हम लालची है, हम मतलबी है। उस बात को भी हमने बुला दिया, लेकिन जिस तरह तुमने मेरे माँ न बन पाने पर ताना मारा है ना, उसे मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। माँ, माना कि मैं माँ नहीं बन सकती, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सुहागन नहीं हूँ, या पति के रहते हुए भी मैं पति से अलग थलग रहने लगूं। मैं माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन क्या मुझे अपने पति के साथ रहने का अधिकार नहीं है? माँ सुन लो, मैंने फैसला कर लिया है कि हम वहाँ आकर नहीं रहेंगे। अब जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो हम आ जाएंगे, लेकिन हमेशा के लिए हम नहीं आएंगे। यहाँ पर हमारा काम है, घर है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वहाँ आने पर ऐसा लग रहा है कि सारे संघर्ष हमारे और सहूलियत सारी तुम्हारी। हम भी तो तुम्हारे बच्चे ही हैं, तो तुम्हें हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए था। लेकिन तुम्हारे लिए तो सिर्फ आशा ही केंद्र बिंदु बनकर रह गई है, इसलिए तुम केवल उसकी सुख सुविधाओं के बारे में सोचती हो। वैसे भी पापा ही थे जो मेरे बारे में सोचा करते थे, अब वो नहीं रहे, तो मेरे लिए तो वहाँ मायके में कोई रहा ही नहीं। कहते कहते कविता का गला भर आया। मुझे प्यार करने वाला कौन है वहाँ पे अब माँ? उसकी बातें सुनकर और ये जानकर कि मनीष और कविता विमला जी के पास में आकर रहने के लिए तैयार नहीं है, तो विमला जी बड़ी गुस्सा हो गई। बोली, अरे, अगर तुझे सब कुछ पहले ही से पता था तो इतने दिनों तक परवाह करने का नाटक क्यों किया? मैं तुमसे ज्यादा आशा से प्यार करती हूँ, हाँ करती हूँ, और करती रहूंगी, और अपनी सारी जिंदगी उस पर निछावर भी कर दूंगी। मुझे तुम्हारी सुख सुविधा से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम यहाँ नहीं आई तो मैं पूरे समाज में तुम दोनों को बदनाम कर दूंगी कि मेरी बेटी बड़ी स्वार्थी है, दामाद भी लालची है। जब मैंने कहा कि मेरी संपत्ति की वारिस जब तक आशा जिंदा है, आशा रहेगी, तो उन दोनों ने मुझे यहाँ आकर मेरी देखभाल करने का के लिए मना कर दिया। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है ये सब कहने से। कविता दर्द भरे स्वर में बोली, अच्छा हुआ माँ, तुमने अपने मुंह से सब कुछ स्वीकार कर लिया। तुम्हें जिसे जो कहना है कह दो। जब दिल में प्यार ही नहीं तो रिश्ते एक ना एक दिन टूटने ही तो थे। मैंने अपने बारे में थोड़ा सा क्या सोच लिया, और गलत तो नहीं सोचा? मैंने क्या गलत सोचा माँ? क्या तुम और पिताजी बूढ़े हो जाने के बाद भी एक साथ एक कमरे में नहीं सोते थे? ये तो आशा की वजह से पिताजी उसके पास सोने लगे थे, वरना का अभी तक मेरी शादी होने तक भी मैं आशा के साथ सोती थी और तुम और पापा साथ में सोते थे। तो क्यों, तुम्हें प्राइवेसी की जरूरत थी कि नहीं थी? अब हमने अपने बारे में क्या थोड़ा सा सोच लिया तो तुमने अपने मन की सारी कड़वाहट निकाल कर और अपने मन की सच्चाई मेरे सामने रख दी। तुम्हारे झूठे आरोपों से बचने के लिए मैं अपनी जिंदगी का सुकून नहीं गंवाने वाली। इतना कहकर कविता ने फोन रख दिया और एक लंबी उसास भर ली। उसके फोन पर बातें सुनकर विमला जी स्तब्ध रह गई। गुस्से में आकर उन्होंने अपनी असलियत बेटी के सामने जाहिर कर दी थी। अब वो दोबारा जिंदगी में अपनी बेटी से मदद मांगने के लायक उनके पास में कोई मुंह नहीं रह गया था। किस मुंह से मांगती उससे मदद? गुस्से में आकर विमला जी ने अपना ही नुकसान कर लिया था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी प्राइवेसी। आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। आपको विमला जी का व्यवहार और कविता का फैसला या कविता की सोच कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या कविता को माँ की सच्चाई जानने के बाद भी माँ की सहायता करने के लिए वहां जाके रह जाना था अपने पति के साथ? कमेंट करके बताइएगा जरूर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।